नंबर 10। दोस्तों, सोलर सिस्टम वास्तव में बड़ा है। 1977 में नासा ने वॉयेजर मिशन लॉन्च किया था। पहला स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने वाली पहली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गई। ये साल 2012 था। ये अमेजिंग है ना? लेकिन यात्रा कितनी लंबी थी। वॉयेजर 1 को पहले प्लैनेट्स को पार करना था और फिर हेलियोपोस को पार करना था। यह उस सीमा को दिया गया अजीब नाम है जिसके आगे सूर्य के ज़्यादातर इजेक्टेड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड बिखर जाते हैं। हेलियोपोस तक पहुंचने के लिए वॉयेजर 1 को 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 11.18 बिलियन मील की यात्रा करनी पड़ी। यह लंबी दूरी वास्तव में सौर मंडल के ओवरऑल साइज की तुलना में कुछ भी नहीं है। यदि हम इसे सूर्य के रूप में परिभाषित करते हैं और वह सब कुछ जो मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करता है, तो वॉयेजर 1 तब तक सौर मंडल की सीमाओं के अंदर ही रहेगा जब तक कि यह ऑट क्लाउड से बाहर नहीं निकलता। अगले 14,000 से 28,000 सालों में आपके बच्चे और आपके पोते लंबे समय पहले ही मर चुके होंगे। नंबर 9। यूरेनस एक तरफ घूमता है। मुझे यकीन है कि आप पहले ही जानते हैं कि यूरेनस मूल रूप से एक प्यारी गेंद है। ये वही है जो हमें क्लास में हमेशा पढ़ाया जाता है, लेकिन ये गैस जाइंट एक रहस्य छुपाता है। ये बेसिकली एक वियर्ड प्लैनेट है। सबसे पहले प्लैनेट अपनी तरफ ही घूमता था, एक गेंद की तरह सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देता था। वैज्ञानिक इस अजीब व्यवहार का वास्तविक कारण नहीं जानते हैं, लेकिन ग्रह के अनयूजुअल ओरिएंटेशन के लिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण, जो कि अन्य ग्रहों की तुलना में लगभग 90 डिग्री लेटरल है, यह है कि ये एंसेंट पास्ट में किसी प्रकार की टाइटैनिक टक्कर से गुजरा था। यूरेनस के साथ एक मैसिव ऑब्जेक्ट को प्रभावित करने और हमेशा के लिए अपना झुकाव बदलने की कल्पना करें, और इस चरम झुकाव के कारण यूरेनस के पास वह है जो नासा सोलर सिस्टम में सबसे चरम मौसमों के रूप में सोचता है। सबसे पहले यूरेनस का एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर है, और इस समय के 1/4 भाग के लिए सूर्य सीधे उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर चमकता है। मान लीजिए कि आप इस नीले और अजीब ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर रह रहे हैं, वो भी 20 से अधिक पृथ्वी के सालों के लिए। फिर आप कभी भी सूर्य को नहीं देख पाएंगे। दूसरे ध्रुव पर केवल आपका फ्रेंड ही सूर्य को देख पाएगा। जब ऐसा होता है तो एक हेमिस्फीयर दूसरे की तुलना में हमेशा ठंडा रहता है। नंबर 8। मून पर कोई वातावरण नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी के पास एक ऐसा वातावरण है जो हमें सभी प्रकार के खराब रेडिएशन से बचाता है, लेकिन सोलर सिस्टम की सभी वस्तुएं इतने किस्मत वाली नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे शानदार मून का कोई वातावरण नहीं है। हमारे खूबसूरत उपग्रह की सतह पर कभी भी हवा नहीं चल सकती। इसके बहुत ही रोचक परिणाम होते हैं। मून पर 1 सेकेंड रहने के लिए इमेजिन करें और आप उसकी सतह पर एक हल्की गेंद रखें। गेंद को उसकी जगह से हटाने के लिए आपके अलावा कुछ भी नहीं होगा या एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड से प्रभावित होगा। यह मून को किसी प्रकार का टाइम कैप्सूल बनाता है। वस्तुएं जो इस पर गिरती हैं वहां लाखों करोड़ों वर्षों तक बिना किसी बाधा के ही बैठी रह सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर चले तो उन्होंने सतह पर पैरों के निशान छोड़े। ये निशान वही रहेंगे जब तक कि कोई प्रभाव उन्हें खत्म न कर दे। एस्टेरॉइड मूल रूप से इरेजर के रूप में काम करते हैं और वे अतीत की घटनाओं के कीमती निशान मिटा देते हैं जो चंद्रमा की सतह पर हुई थी। नंबर 7। सूर्य में सोलर सिस्टम में सभी मास का 99.87% शामिल है। दोस्तों, पृथ्वी की तुलना में सूर्य बहुत बड़ा है। पृथ्वी का रेडियस लगभग 6371 किलोमीटर लंबा है, जबकि सूर्य का रेडियस 0.7 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन यही एक वजह नहीं है। हमारे मैजेस्टिक स्टार का वजन पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना अधिक है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर 10 लाख पृथ्वी के गोले समा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा है ना? लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो सूर्य वास्तव में यूनिवर्स में एक एवरेज स्टार है। उदाहरण के लिए, बहुत सारे तारे सूर्य से बड़े और भारी हैं, और फिजिकल साइज के संदर्भ में स्टार UI स्कूटी को सबसे बड़े स्टार्स में से एक माना जाता है। यह सूर्य के मास का सिर्फ 30 गुना है, लेकिन इसका दायरा सूर्य से 1700 अधिक है। नंबर 6। हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 200 से अधिक मून्स हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। सोलर सिस्टम में मून्स की संख्या 200 है और वास्तव में इससे भी अधिक हो सकते हैं। वैज्ञानिक हमेशा सोलर सिस्टम में अधिक चंद्रमाओं की खोज करते रहे हैं और इस बात पर बहस करते हैं कि सैटर्न या जुपिटर में अधिक चंद्रमा है या नहीं।
मून्स, जिसे हमारे सोलर सिस्टम में नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स के रूप में भी जाना जाता है। वीनस और मर्क्यूरी को छोड़कर ज़्यादातर मेजर प्लैनेट्स में मून्स है। प्लूटो और कुछ अन्य बौने प्लैनेट्स के साथ साथ कई एस्टेरॉइड के भी छोटे मून्स हैं। सैटर्न और जुपिटर के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। 2 जाइंट प्लैनेट्स में से हर एक में दर्जनों परिक्रमा करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मून्स की स्टडी जीवन के जन्म को समझने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हो गया है, जैसा कि हम जानते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि पानी जीवन के लिए वाइटल कंपोनेंट है। खैर, अंदाजा लगाओ क्या? वैज्ञानिकों को पता लगता है कि सैटर्न और जुपिटर दोनों के चंद्रमा पर बहुत पानी है। नंबर 5, आउटर सोलर सिस्टम में एक स्नोमैन है। वैज्ञानिकों ने हाल में ही जो खोज की है वो ये है कि स्पेस के एक एरिया में सूर्य की परिक्रमा करने वाली एक छोटी सी वस्तु है जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है और इसका आकार एक स्नोमैन के जैसा है। इसका नाम अल्टीमा थ्यूल है और आप इसे कुइपर बेल्ट में नेपच्यून की ऑर्बिट से काफी दूर पा सकते हैं। और चूंकि हमारा स्नोमैन उस एरिया में मौजूद है, हम इसे एक ट्रांस नेपच्यूनियन वस्तु के रूप में संदर्भित करते हैं। कुइपर बेल्ट में वस्तुएं ज्यादातर बर्फ से बनी होती है और अल्टीमा थ्यूल कोई अपवाद नहीं है। इसकी ऑर्बिट 298 पृथ्वी के साल जितनी लंबी है और ये इतनी दूर है कि यह सूर्य के प्रकाश का केवल एक बहुत ही छोटा अंश प्राप्त करने में सक्षम है। प्लेनेटरी साइंटिस्ट समझते हैं कि ये वस्तु हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के फॉर्मेशन को समझने की कुंजी हो सकती है। दूर की कक्षाओं में बहुत ठंडे तापमान में इस तरह की वस्तु को प्रिजर्व करती है और फिर वैज्ञानिक जानकारी भी संदर्भित करती है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले जब सूर्य और ग्रह बन रहे थे तब क्या स्थितियां थी। लेकिन हमें इतनी छोटी वस्तु के साइज और शेप का पता कैसे चला? हमने न्यू होराइजन्स मिशन लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट को कुइपर बेल्ट में विशेष वस्तु के करीब से उड़ना था, लेकिन ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे छोटी दुनिया के ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस को प्रोग्राम किया, क्योंकि इसने अपनी ऑर्बिट के दौरान सितारों के अधिक दूर के सेट को भी देखा। इन ऑब्जर्वेशंस ने न्यू होराइजन्स को अल्टीमा थ्यूल के शेप और साइज का एक अच्छा विचार दिया। बाद में 1 जनवरी 2019 को डेटा द्वारा उड़ने वाले नए होराइजन्स पृथ्वी पर वापस प्रवाहित होने लगे और ऐसा 2020 के आखिर तक होता रहा। डेटा और ली गई इमेजेस और अल्टीमा थ्यूल के आधार पर प्लेनेटरी साइंटिस्ट ने महसूस किया कि ये कुइपर वाल में पहली स्टडी कॉन्टैक्ट बाइनरी ऑब्जेक्ट था। ये 31 किलोमीटर लंबा है और वस्तु के एक हिस्से के चारों ओर एक कॉलर बनाने के लिए इसमें 2 लोब शामिल हैं। लोब्स को क्रम से छोटे और बड़े घटकों के लिए अल्टीमा और थ्यूल नाम दिया गया है। ये 2 टुकड़े अल्टीमा थ्यूल को एक स्नोमैन का आकार देते हैं। नंबर 4, दोस्तों, प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है। आपने पहली बार बौना या ड्वार्फ प्लैनेट सब तब सुना होगा जब 2006 में प्लूटो को घटाकर 1 कर दिया गया था। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? हमारे पास सारस, माकी, हाउमिया और एरिस है। ये भी सिर्फ 5 थे जिनके बारे में हम अभी हाल तक जानते थे। हालांकि हाल में ही एक नया ड्वार्फ प्लैनेट खोजा गया है जिसे ऑफिशियली 2015 TG387 कहा जाता है, लेकिन इसे गॉबलिन निकनेम दिया गया है। गॉबलिन का साइज इमेजिनरी अल्बेडो पर निर्भर करता है, जो मूल रूप से किसी वस्तु का रिफ्लेक्टिविटी है। यदि ये एक गहरे रंग का वस्तु है तो इसे बड़ा भी होना होगा। एक हाई अल्बेडो मांग करेगा कि ये छोटा हो। प्लूटो के छोटे चंद्रमाओं के विजुअल मैग्नीट्यूड की तुलना में फेंट ऑब्जेक्ट का विजुअल मैग्नीट्यूड 24.64 है। ये वास्तव में स्लो है। शुरू में इसका व्यास 190 मील होने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस ने 140 मील के एक छोटे व्यास का सुझाव दिया, जो कि 0.21 के हाई एल्बिडो के अनुरूप है। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है? हम सभी जानते हैं कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सोलर सिस्टम में सबसे बड़े तूफान की मेज़बानी भी करता है? इस तूफान को ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है और एस्ट्रोनॉमर्स इसे 1600 के दशक से टेलीस्कोप में देख रहे हैं। हाल ही में नासा के जूनो प्रोब जैसे आधुनिक उपकरणों के स्टडी से पता चला कि कैसे तूफान सैकड़ों मील लंबा है। वास्तव में ये नया है कि ये स्थान अब छोटा होता जा रहा है। तूफान सदियों से वॉयलेंट रहा है और शायद अब यह खत्म हो रहा है। श्रिंकेज वर्तमान में पेशेवर दूरबीनों और शौकीनों द्वारा भी निगरानी की जा रही है। हमें बस इंतजार करना और देखना है। नंबर 2, माउंट ओलंपस सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ है।
दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 29,031.69 फीट है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि ये सबसे ऊंचे सोलर सिस्टम के पहाड़ की तुलना में कुछ भी नहीं है। यदि आप मार्स पर गए तो आपको ओलंपस मोन्स नामक ये विशाल ज्वालामुखी दिखाई देगा। ये सबसे बड़ा मार्स वोल्केनो है, लेकिन ये सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। यह 15.5 मील लंबा है। यह ज्वालामुखी स्टेट ऑफ एरिजोना के समान लैंडस्केप के बराबर है। ओलंपस मोन्स 3 अन्य ज्वालामुखियों के पास मौजूद है, जिन्हें थर्सेस मोन्टेस के नाम से जाना जाता है। इस एरिया के ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से 10 से 100 गुना बड़े हैं। असल में वे बहुत बड़े हैं, लेकिन ये ज्वालामुखी इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के विपरीत मार्स पर कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है जो किसी ज्वालामुखी को उसके हॉटस्पॉट से दूर खींच सके। ये ज्वालामुखी एक सक्रिय स्थान पर बैठे रहते हैं और बड़े होते जाते हैं। नंबर 1, सूर्य गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 8 किलो पारसेक दूर है। सोलर सिस्टम और पृथ्वी गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 25,000 लाइट ईयर्स या 8 किलो पारसेक दूर है। तो मूल रूप से यदि आप मिल्की वे को एक बड़ा रिकॉर्ड मानते हैं तो हम वो स्थान होंगे जो केंद्र के किनारे के बीच लगभग आधा है। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसमें 2 मेजर स्पाइरल आर्म्स हैं, जिन्हें पर्स आर्म और स्कूडम सेंटोरस आर्म कहा जाता है। कई छोटे आर्म और स्पर्स भी हैं। हालांकि सोलर सिस्टम 2 आर्म्स के बीच के एरिया में मौजूद है, जिसे ओरायन सिग्नस भुजा कहा जाता है। यह आर्म 3500 लाइट ईयर्स तक फैली हुई है और इसकी लंबाई 10,000 लाइट ईयर्स है। मिल्की वे के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 250 मिलियन साल लगते हैं। इसे ही गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर के रूप में जाना जाता है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो पिछली बार जब सोलर सिस्टम मिल्की वे में इस स्थिति में थी, तब भी पृथ्वी पर डायनासोर थे। ये सही में माइंड ब्लोइंग है, क्या आपको नहीं लगता? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सोलर सिस्टम के बारे में आपका पसंदीदा फैक्ट क्या है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।